हमने MBS का वो स्टेटमेंट आपको सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मसला फ़लस्तीन के ऊपर दो रियासती जो हल है उसकी तरफ भी पेशरफ्त हो। तो ये पाकिस्तान और इंडोनेशिया इन जैसे ममालिक के लिए भी दबाव का बायस बन सकता है। अगर सऊदी अरब इसके ऊपर पेशरफ्त करता है तो हमारी क्या पोजीशन होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो दफ़ाई मुआहदा हो रहा है उसमें उन्होंने मेजर नॉन नेटो एलाई सऊदी अरब को करार देने का अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया। ये पाकिस्तान को भी उन्होंने बनाया था 9/11 के बाद। तो वो कहने को तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है मेजर नॉन नेटो एलाई, लेकिन जब तक तो सऊदी अरब के पास 600 या 1000 अरब डॉलर खर्च करने के लिए अमेरिका के लिए हैं तो तब तक तो वो गर्मजोशी बरकरार रहेगी, अदरवाइज़ ये काफ़ी एक मीनिंगलेस बन जाता है। और लास्टली इसके अंदर सिविल न्यूक्लियर यूज़ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें नज़र आती है वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से बातचीत है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या पेशरफ्त है, और इसके अलावा जो US कांग्रेस की रिपोर्ट है जिसमें उस 4 रोज़ा जंग का फातह पाकिस्तान को करार दिया गया, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, दोनों पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, और एजाज़ चौधरी साहब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। एजाज़ साहब आपको भी और खालिद चिश्ती साहब आपको भी दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सर आपसे पहले एजाज़ साहब आप ही से शुरू करूँगा। जो सिविल न्यूक्लियर यूज़ है ये एक बड़ा ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ हो सकती है सऊदी अरब के लिए। मैं सोचता नहीं था कि शायद अमेरिका में इसके ऊपर बातचीत होगी, लेकिन शायद 600 से 1000 अरब डॉलर की बात करने के बाद ये डूएबल हो गया अमेरिका के लिए और सऊदी अरब कामयाब हो गया। आइंदा क्या देखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जो साथ वो चीज़ मांग रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड वाली वो सऊदी अरब के लिए करना आसान नहीं होगा। जी शुक्रिया नदीम साहब। ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो काफ़ी मुल्कों के दरमियान है, कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। UAE ने तो रिएक्टर लगाए हैं कोरिया की मदद से, और सऊदी अरब को अगर अमेरिका ना देता तो कोई और दे देता, तो वो तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। उससे हमको बहुत बड़ा मतलब निकले, सिर्फ ये है कि अमेरिका इस वक्त वो कर रहा है उनको एक किस्म का, क्योंकि उनको ये खतरा पैदा हो गया था अमेरिका को कि सऊदी अरब जो है कतर पे इसराइल की हमले के बाद से जो स्ट्राइक हुई थी उसके बाद से सोचने लग गया था कि क्या हमें जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका की तरफ से अवेलेबल था वो क्या उसमें दरारें पड़ गई हैं, क्या हम कहीं और देखना शुरू कर दें। तो जब पाकिस्तान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया तो अमेरिका के एक जगह पर कहीं बात होती थी ये कि जी अब चाइना का जो इक्विपमेंट है या सऊदीया को जो हम इक्विपमेंट दे रहे हैं चाइना को तो ना पहुंचे, इस तरह की बातें चेमगोइयाँ शुरू हुई थी। तो अमेरिका ने फिर इनको अपने तरफ दोबारा राग़िब करने के लिए नॉन नेटो मेजर एलाई का भी किया है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी किया है, और शायद बाकी भी चीज़ों में उनको एक किस्म की जिस किस्म का प्रेस्टीज, जिस किस्म का उनको दर्जा दे रहे हैं, मेरा ख्याल है सऊदी उसमें खुश हैं। जवाब में सऊदी जितना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 1 ट्रिलियन तक की बात कर रहे हैं, तो ये तो उनके लिए सबसे बड़ा जो ड्रीम कम ट्रू तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट वहां पे होगी। जो अब्राहम अकॉर्ड पे तो मैं नहीं समझता कि वो, ठीक है आप बेशक बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो सऊदी अरब इतने आराम से इन चीज़ों के बदले में अब्राहम अकॉर्ड पे आएगा। उसकी पोजीशन मेरे ख्याल में काफ़ी मुस्तहकम रही है कि एक वो नहीं चाहते हैं कि जब तक वहाँ पे क्रेडिबल रास्ता ना निकले, पाथवे ना निकले पैलेस्टाइन स्टेट का, मेरा नहीं ख्याल वो उस तरफ जाने को तैयार हैं। और ये अलबत्ता एक सऊदी अरब के लिए अच्छी है, पाकिस्तान को इस पर कोई मसाइल नहीं होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तो खुद उनका डिफेंस पार्टनर बन गया है सऊदी अरेबिया का, तो मामला जो हैं वो हमारे लिए तो कोई तशवीश नहीं रखते। जी दुरुस्त है। खालिद चिश्ती साहब, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स लगनी है गज़ा के अंदर, उसके अंदर भी पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल था जो ट्रंप के साथ बैठे हुए थे उस 20 नुकात की हमायत करने में, और अब UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमने उस रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट किया। तो आने वाले दिनों में इब्राहिम अकॉर्ड भी और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जिसमें पाकिस्तान की तरफ यकीनन वो देखेंगे कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी फोर्सेस के हवाले से, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए इस दफ़ा जो पीस कीपिंग है ये बहुत चैलेंजेस है जो यूनाइटेड नेशन ट्रेडिशनली करता रहा है मुख्तलिफ इंडोनेशिया में या सोमालिया में या किसी और जगह पर। ये इसलिए डिफरेंट है कि इसमें स्टेक होल्डर जो है और ख़ास तौर पर जिसको इंगेज किए बगैर पीस मुमकिन नहीं है वो ख़ुद बहुत पावरफुल है, जो कि इसराइल है। इसराइल इतनी बड़ी, ज़ाहिर है एक मिलिट्री पावर है, उसकी डिज़ाइन इतने वसी हैं, अमेरिका के पीछे बैकिंग है, तो इसको ये बहुत मुश्किल होगा इन्फोर्स करना।
जो चीज़ देखने वाली थी, और मैं कई दिनों से पॉइंट आउट कर रहा था, जब ये प्रेसिडेंट अमेरिका ने ये ब्रूज किया था, ट्रेड का किया था, तो मैं यही कहता था कि ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक एग्रीमेंट है। यूनाइटेड नेशन चाहे रबर स्टैम्प बन चुकी है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बहुत होता है जब 150 मुल्क आपके तकरीबन फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर लें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फॉर्मली नहीं कोई, ये अगर होती कोई इस तरह की टेबल मूव तो वीटो कर दिया जाता। तो ये इस बैकड्रॉप में प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ था। लेकिन जो चीज़ देखने की है वो ये है कि इनके रूल्स क्या हैं, यानी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन जो जिस मुल्कों की भी फोर्स आएगी उसकी एम्पावरमेंट क्या है, उसके बायलॉज क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, रूल्स डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। वो उसमें इसराइल की अगर स्टेक ज़्यादा केटर किया जाता है तो फिर ये उतनी मीनिंगफुल नहीं होगी जितनी हम देखना चाहेंगे। जाहिर है आया ये सिर्फ पुलिसिंग के लिए होगी या किसी का टेररिज्म को रोक सकती है, और टेररिज्म का डेफिनेशन कौन करेगा, वो इसराइल अगर टेररिज्म करे तो वो भी काउंट होगा या सिर्फ हमास स्पेसिफिक टेररिज्म काउंट होगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद इस पूरे सेटअप के अंदर एक चीज़ पॉजिटिव हुई है कि यूनाइटेड नेशंस की इंडोर्समेंट हो गई है, ये तो फॉर्मल हो गया। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट ग्लोबली जब भी उनकी पीस कीपिंग फोर्स जाती है उसके रूल्स ऑफ द गेम्स क्लियर होते हैं, एंगेजमेंट टर्म्स बड़ी क्लियर होती हैं, लेकिन इस सूरत में मैंने जो पहले अर्ज किया कि क्योंकि इसराइल फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है, पीछे अमेरिका है, तो उनकी मर्जी शामिल किए बगैर मुझे नहीं लगता कि किस तरह के होंगे, कितने ट्रांसपेरेंट होंगे और कितने एम्पावर्ड होंगी ये पीस कीपिंग फोर्सेज मुख्तलिफ मुल्कों की जो होंगी। एजाज साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो अब्राहम अकॉर्ड है और सिक्योरिटी पीस कीपिंग के हवाले से जो फोर्स की कंट्रीब्यूशन है उस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए, इस पे मैं चिश्ती साहब से मुतफिक हूँ कि अभी इसके ऊपर थोड़ी सी सोच विचार और होनी है, क्योंकि ये टिपिकल यूएन पीस कीपिंग मिशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वो सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे जाके या इसराइली डिफेंस फोर्सेस से लड़ती जाए या हमास से लड़ती पाई जाए। तो इस वजह से दो तीन चीज़ें इसमें पहले होनी है बिफोर ये फोर्स जो है इंस्टॉल होगी। पहला तो ये कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस विदड्रॉ करें, क्या वो तैयार होंगे विड्रॉ करने के लिए, किस हद तक तैयार होंगे। और दूसरा ये है कि जो हमास है वो डिसआर्म करे, वो तो नहीं डिसआर्म होना चाह रही है। तो फिर आईएसएफ क्या बीच में एक आके पंचिंग बैग बन जाएगी दोनों की तरफ से। इसलिए इसकी जो टीओआरस हैं कि वो किस हद तक इन्वॉल्वमेंट होगी ये तय करनी अभी मेरे ख्याल में बाकी है, और इसके अंदर थोड़ी सी कुछ गारंटीज चाहिए होंगी। एक बड़ा उसमें एक अच्छी बात जो हो रही है वो ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक्टिवेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान ने भी कहा है कि ठीक है, यूनिफाइड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का अगर होगा मामला, यानी पहले तो ये था ना कि हमास जो है वो गाजा में थी और वो वेस्ट बैंक में थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, अगर वो दोनों पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और वो उसको मैनेज करते हैं बड़ी हद तक तो फिर शायद मामला थोड़ा आसानी हो जाए। लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस की विदड्रॉल मेरे ख्याल में ये एक क्रिटिकल कंडीशन होगी फॉर आईएसएफ टू कम इन। मुझे लगता है अभी इसकी टीओआरस वगैरह बनेगी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले बोर्ड ऑफ पीस बनेगा और वो देखेंगे कि पहले ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। मोस्ट प्रॉब्ली ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इन्वॉल्व करेंगे और देखेंगे, पहले टेस्ट करेंगे कि हमास जो है वो कितना उसको रेजिस्ट करता है। जी। और सर, इब्राहिम अकॉर्ड पे हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए? हमारी पोजीशन यही होनी चाहिए कि जी पहले जो हमने, मेरे ख्याल में इस लिहाज से पाकिस्तान की शाबाश है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की। इवन जब ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया तो उसका जो ईओवी था, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, उसमें भी फिर खुलकर उन्होंने कहा था कि हम वो स्टेट चाहते हैं जो क्रेडिबल हो और इरिवर्सिबल हो। और सऊदी अरबिया भी यही कहता आया हमेशा से कि भाई हम एक क्रेडिबल पाथवे चाहते हैं उसके लिए। अब इसमें यह है कि अगर सऊदी अरेबिया किसी स्टेज पे लेट्स से स्टेट बन जाती है, कोई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के तहत ही बन जाती है वो वाली स्टेट, और इसराइल उसको रिकग्नाइज कर लेता है, तो प्रॉब्ली सऊदी अरेबिया और ओआईसी भी मान जाएगा, तो उस केस में पाकिस्तान भी मान जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेट ही नहीं बनती तो मुझे नहीं नजर आता कि सऊदी अरेबिया इतने आराम से इस बात पे राजी हो जाएगा कि हम शामिल हो जाए। ठीक है, सऊदी अरेबिया और हमारी पोजीशन में थोड़ा सा फर्क ये है कि सऊदी अरेबिया कहता है अगर क्रेडिबल किस्म का पाथवे भी बन जाए तो भी चल जाएगा मामला। हम ये कहते हैं कि नहीं वो स्टेट बननी चाहिए, बल्कि हम तो यहाँ पे जाके कहते हैं कि जी 1967 की जो वॉर थी उससे पहले वाले जो बॉर्डर्स थे उस पे और ईस्ट जेरूसलम को उसका कैपिटल होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और ओआईसी दोनों जो है उस वक्त तक नहीं उसको रिकग्नाइज करेंगे जब तक ये स्टेट जो है वो बना नहीं दी जाती किसी न किसी किस्म की। इसराइल इस वक्त प्लेइंग हॉट बॉल, वो आपको पता है नेतन्याहू साहब बयान दे रहे हैं कि जनाब हम वो स्टेट नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ वो धमकी ये लगा रहे हैं
कि एक आध जहाज भेज दिया कुछ गजा के लोगों को भर के साउथ अफ्रीका में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये चीज़ जो है आप इसको एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं करेंगे तो अल्टरनेटिव ये होगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड जो है मैं नहीं समझता, कम अज कम मैं नहीं देख रहा कि सऊदी अरब उसको उस पर आएगा जब तक कि किसी किस्म की रियासत नहीं बनी फलस्तीन। सही है। अच्छा, एक इंडियन सीडीएस का स्टेटमेंट अनिल चौहान का अपने त्यारे गिरने के हवाले से था, उसके ऊपर इंडियन मीडिया ने कोशिश की कि बिल्कुल मट्टी डाल के आगे चले जाए, लेकिन यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट जो है उसने उसके ऊपर आज दोबारा से कुछ 60-70 दफ़ा तो ट्रंप लगा चुके हैं, लेकिन आज उस कांग्रेस रिपोर्ट ने एक दफ़ा दोबारा मोहर लगा दी कि वो मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी वाज़ेह कामयाबी दी। खालिद चिश्ती साहब, ये जो कांग्रेस की रिपोर्ट है उसका फोकस तो चाइनीज़ इक्विपमेंट के हवाले से है, लेकिन उसने साथ पाकिस्तान की वाज़ेह बर्तरी जो है उसकी तस्दीक ज़रूर कर दी, और बल्कि उसके अंदर जो फ्रेंच एयर चीफ है उसकी भी एक स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया हुआ है, हवाला उसका दिया हुआ है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि 3 जहाज़ इंडिया के तो कंफर्म हमारे पास एविडेंस है, जिसमें एक राफेल है, एक वो 2000 है मिराज, और एक शायद रशियन SU-27 है। तो 6 के तो मुतल्लक बात हो रही है, लेकिन 3 के वो मुतल्लक कह रहे हैं कि हाँ तस्दीक कर रहे हैं कि 3 तो गिरे हैं। तो ये रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, और जो आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइनीज़ कोऑपरेशन है वो किधर जाता नजर आता है? देखिए मलिक साहब, जब ये सीडीएस ने कहा था सिंगापुर में, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स यानी आईएसपीआर हमारे और पीएफ के एयर वाइस मार्शल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई को कर चुके थे। हमने क्लेम एग्जैक्ट किए थे, उस वक्त 6 किए थे, बाद में एक 7वां जहाज ऐड हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। जो सीडीएस ने जब कहा था, तो आप इमेजिन करें कि उस वक्त उन्होंने एक भी जहाज का क्लेम नहीं किया था कि इंडिया ने भी कोई मारे हैं। और फिर 93 दिन बाद 9 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स चीफ आते हैं और आकर कहते हैं कि हमने 5-6 जहाज मारे हैं। फिर भी नहीं बताते, फिर कहते हैं बड़ा जहाज भी हो सकता है, F-16 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज भी हो सकता है। ये उनकी एलिमेंट ऑफ श्योरिटी था या कॉन्फिडेंस था 93 दिन के बाद। उसके 2 महीने और गुजरे, यानी 5 महीने गुजर गए, तो इंडियन एयरफोर्स चीफ फिर आकर कहते हैं कि हमने 10-12 जहाज मारे हैं। तो आप इमेजिन करें, एक आपकी कन्विक्शन खुद बोलती है। देखिए, पाक फ़िज़ाइया के नुमाइंदे आए, उन्होंने एक साइलेंस ग्रेस रखी पिछले 5 महीनों में, जब से या 6 महीनों में, जब से उसके बाद दोबारा पीएफ का कोई ऑफिसर आपको, एयरफोर्स चीफ तो बिल्कुल ही नजर नहीं आए। उधर इंडियन एयरफोर्स चीफ हर महीने 2-3 बाद आके अपने आप को रिकन्फर्म करते हैं, लेकिन आप खुद इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करके देख लें, कोई भी उनको ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाता, कोई उनको जगह ही नहीं दे रहा किसी न्यूज़पेपर में कि वो कह रहे हैं। ये क्रेडिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम इट के प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी दफ़ा कह चुके हैं, और अब उन्होंने 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट भी कह दिया। मेरा ख्याल है वक्त आने का इंतजार शायद इंडिया कर रहा है कि वो नाम भी ले दें कि किस मुल्क के थे। अब ये मेरा ख्याल है, और मैं 3-4 महीनों से ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को एक ग्रेसफुल एग्जिट ले लेना चाहिए बाय सेइंग कि नुकसान हो गया, जैसे उनके सीडीएस ने पहली दफ़ा कहा था। उसमें उन्होंने कोई जहाज मेंशन नहीं किए थे। अभी हमारे पास टेल नंबर भी हैं 4 रफेल के, हर जहाज की लोकेशन हमने दे दी, हमने ट्रेल दे दिए, कॉकपिट डिजिटल फुटप्रिंट दे दिया, रेडियो कॉल सुना दी। इंडिया ने क्या किया इतने दिनों में? कुछ भी नहीं। दुनिया सारी मानती है। एक बीबीसी का एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पियर्स मॉर्गन, आप उनका एक यूट्यूब पे उन्होंने एक अपना पूरा एक टॉक डाली है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है द व्हाई द वेस्ट सर्कल्स आर अलार्म्ड बाय द पीएफ रैपिड मिलिट्री डेवलपमेंट। और उसमें ऑलमोस्ट 80-90% उन्होंने पीएफ की ट्रांसफॉर्मेशन को कहा है कि पाक फिजाई इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हुई है कि उन्होंने नेटो के वेस्ट के तमाम जो टैक्टिक्स, उनके वेपन्स को ऑब्सलीट करके रख दिया है। जिस तरीके से वो लड़ी और जिस तरीके से उसने साबित किया। और बात ठीक है, एक बात मैं आखिरी जरूर इस पे ऐड करूंगा कि आज तक जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का रिकॉर्ड था दुनिया का, वो डे टाइम पे था। इराकी एयरफोर्स के खिलाफ था, जो ऑलमोस्ट ग्राउंडेड थी। नो फ्लाई जोन जब इम्पोज हुआ था, अमेरिका के F-15C ने 140 किलोमीटर पर MiG-25 को मारा था। ये 140 किलोमीटर आज तक दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज थी और दिन के वक्त थी। इधर पाक फिजाइया ने रात के 12:30 बजे 8 जहाज मारे हैं 170 से लेकर 198 किलोमीटर तक। तो ऑब्सलीट तो दुनिया सही समझ रही है कि ये सारे टैक्टिक्स तो ऑब्सलीट कर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने जाहिर है वो जो मिसाइल्स थे जो उनको ऑब्सलीट कर दिया। मैं एक छोटी सी मिसाल और ऐड कर देता हूं। हमारे पास सिर्फ 75 F-16 है, जिनकी रेंज निस्बतन कम है, इसमें कोई शक नहीं, उन पर जो मिसाइल लगते हैं। इजिप्ट के पास 200 F-16 है, उनके पास जो रेंज है 35 से 70 किलोमीटर की रेंज है। तो कहां गए वो एज कंपेयर टू PL-15? इजराइल के पास जो जहाज है उनकी डबल रेंज है, उन्हीं जहाजों पर उनको मिसाइल ऐसे दिए गए हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में है, लेकिन आज तक इतनी लॉन्ग रेंज नहीं फायर किए गए, और ये मोस्ट ऑब्वियसली अकम्पलिश्ड है। अब दुनिया सारी मानना शुरू हो गई। मेरा ख्याल है
थोड़ा सा दिन और वेट करें तो मुझे लगता है टेल बाय टेल, मेरे पास तो चारों टेल नंबर हैं राफेल के, मेरे पास स्क्वाड भी है कि हाशिमारा में जो स्क्वाड था 101 और 17 स्क्वाड जो दूसरा हाशिमारा था, किसका एक हुआ, 3 दूसरे जहाज के स्क्वाड के हुए। आई एम श्योर दुनिया भी अभी जल्द मान जाएगी इंशाल्लाह इसको। एम्बेसडर जमील साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एम्बेसडर साहब, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस रीजन के अंदर भी और गल्फ के अंदर भी, वो बड़ी रैपिडली उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन, ये यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट तो चाइनीज़ फोकस है, लेकिन पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन और सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट और गजा के अंदर पाकिस्तान का रोल, आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ी तगयुरात आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में इस पूरे खित्ते में। अब ये तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसका तकाबली जायजा लिया जाए तो एक तरफ आप देखें कि चाइना के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क, इवन सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात काफी बेहतरीन है चाइना के साथ और इवन रशिया के साथ। और आज मेरा एक बहुत बड़ी चैनल पर, इंडियन चैनल पर, मैंने इस चीज का जिक्र भी किया है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से। और उस बैलेंसिंग को तो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है व्हाइट हाउस में, कल से क्राउन प्रिंस की वहां मौजूदगी में जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के तनाजुर में अगर देखा जाए और इस तनाजुर में भी देखा जाए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 2803 पास हुई है परसों, जिसमें कि ये 20 पॉइंट्स पीस प्लान का जो है वो जिसमें जिक्र है और जिसको के एनेक्स किया गया उससे, और उस तनाजुर में जहां दो बड़े कंट्रीज ने, वीटो पावर्स ने अब्सटेन किया है, उन्होंने वीटो नहीं किया, और वो इस तमाम चीजों की एक टेस्टमनी है कि जियोपॉलिटिकल मामलात इस खत्ते में क्या जा रहे हैं। चाइना, रशिया अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज द स्पेस इन दिस रीजन, बट एट द सेम टाइम इफ वन ऑफ देम हैड वीटोड इट, अगर इन दोनों में से दोनों वीटो करते, एक करता, एक ही काफी था, या उस पे एतराज करता, तो ऐसी सूरत में ये जो ममालिक इस खित्ते के हैं वो ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि ये ग्रुप है, न सिर्फ ये 8 मुल्कों का ग्रुप, पाकिस्तान भी एक सरफहरिस्त मुल्कों में से है, न सिर्फ ये ग्रुप है बल्कि इस ग्रुप के पीछे वो तमाम ममालिक हैं जो न सिर्फ मेंबर हैं OIC के, बल्कि उनके जो अपने एलाइज हैं इन तमाम मुल्कों के, वो भी इस चीज के हामी थे जो आपने देखा 2803 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जिसकी मैंने बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया का जो स्पेस कम हुई है सीरिया में, और रशिया की और चाइना जो समझता है कि 1 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार अब जो क्राउन प्रिंस के जाने के बाद अनाउंस हुआ है, उसकी वजह से उनके इंटरेस्ट को फर्क पड़ेगा। तो दिस कंपटीशन वुड गो ऑन, दैट्स वन पार्ट। सेकंड इज द स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ इट। स्ट्रेटेजिक पार्ट में विन विन गेम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट पहले से मौजूद है, और अब स्ट्रेटेजिक जो ट्रीटी सऊदी अरब की साइन होने जा रही है, कल उसका इंडिया मिल गया है, कल उसका तकरीबन ऐलान हो गया है। तो ऐसी सूरत में इट्स अ विन विन गेम फॉर ऑल सच कंट्रीज जो कि इस मामले में जिनकी हार्मोनी है, जिसकी कोलैबोरेशन है।